जैसे जैसे थिएटर ज्वाइन किया, समझ बढ़ी थोड़ी, तो लगा नहीं होगा। वही कहूँगा, अपनी दुकान में सामान अच्छा रखो तो बिकेगा, वक्त लगेगा, बिकेगा भी। लेकिन लोग दूसरी दुकान छोड़ के तुम्हारे पास में आएंगे अगर उन्हें उनकी जरूरत है। और कभी कभी ऐसा जीवन में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छे सामान की जरूरत ना हो। इन लोगों को कहते पाया गया हो किसी मोहल्ले में भी, या आई लाइक ना बुरा सामान, यू नो मुझे बुरा सामान बहुत अच्छा लगता है, जब तुरंत खरीदो तुरंत टूट जाए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा तो कभी हुआ है क्या? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो बैक स्टोरीज। शुक्रिया शुक्रिया। क्या होता है कभी कभी ना, वाइब्रेशन जो है ना दूर से समझ में आ जाती है। तुम्हारी अच्छी लगी इसलिए आ गया मैं। मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं, शुरुआत करते हैं बचपन से बिल्कुल। मतलब ऐसे अपब्रिंगिंग होती है, हिंदी मीडियम स्कूल में गए, फिर थिएटर करने हैं, कैसी रही जर्नी वहाँ से वहाँ तक की? बड़ा मज़ेदार रहा है मेरे साथ। मतलब उठापटक तो सबके जीवन में रही है, लेकिन जब आप छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो आपको क्या पता है। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि बच्चा खुश होना चाहिए। तो वह खुश बच्चा था, खूब हंसता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे चेहरे में सीरियसनेस आती गई। मैं बहुत खुश रहता था, मस्ती करता था। अब तूने बचपन की बातें पूछी तो ऑब्वियस है एक्टिंग से रिलेटेड ही सब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा। तो होता क्या, छोटा था, नौटंकीबाज जिसे बोलते हैं ना, नाच गाना, ये सारा बड़ा शौक था। कोई भी गाना नया आया तो उसको सुन के डांस करना, ये सब चलता था। अब जैसे रिश्तेदारों में कहीं शादी वादी हो रही है तो बारात जा रही है तो उसमें सबसे पहले कूदने वाला मैं हुआ करता था। अच्छा। कुछ मुझे भी याद है, कुछ लोग बताते हैं कि तुम ऐसे नाचने लगते थे। तो सब बचपन से ही बोलते थे कलाकार है ये भाई, पूरी तरह से। तो वैसा मैं रहा, बचपन हमारा वैसे ही बीता। मैंने देखा हमेशा से आपको ऊपर वाले से कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है। हाँ आपने किस्सा मुझे सुनाया था, बड़ा जोरदार था कि मुझे फिल्म देखनी थी, वो किस्सा सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ, तो वो भी देखो, हमें इस फील्ड में आना था। ऐसा नहीं कि जिनको फिल्म देखने का बड़ा शौक होता है वो इसी फील्ड में आते हैं। हम तो बहुत लकी हैं, हम ब्लेस्ड बोलेंगे कि जो हमारा शौक है वही हमारा प्रोफेशन है। कुछ लोग बहुत देर हो जाती है, पता भी नहीं लगा पाते कि मेरे अंदर का पैशन है क्या है, टाइम लगता है। तो मैं तो बहुत लकी मानूंगा। और जो तुम पूछ रहे हो इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारे साथ होता था। मैं बड़ा मानता था बजरंगबली को, हनुमान जी को। लखनऊ का रहने वाला, हनुमान सेतु मंदिर में जाता था, प्रणाम करता था। तो बचपन से ना रामायण पाठ में 2-4 पेज पढ़ के आ जाते थे। एक कल्चर है लखनऊ में कि अखंड रामायण होती 24 घंटे का। तो जिसके घर में हो रहा है, फलां चाचा के घर में, फलां मौसा जी के घर में, तो चले गए और वहाँ पे 1-2 घंटे पढ़ लिया। और ये बहुत छोटा था तब से, 7th 8th से। तो पिक्चर बहुत देखता था। ज़रा से भी कुछ मौका लगा जाके देख ला, अकेले भी देखा था मैं। तो लेकिन मम्मी से बता के, है ना, कि मम्मी कुछ सामान जैसे उन्होंने मंगाया तो उसमें से 1 रुपये मैंने बचा लिए और वो पिक्चर देखने के बाद बताता था इसमें से 1 बचाए थे। तो देख आते थे। एक बार मैं ये बात शायद 9th की है, और मेरा एक दोस्त था, राम नाम था उसका, वो स्विमिंग पूल जाता था स्टेडियम में, तो उसके साथ गया। तो ये बात हुई थी कि ये पिक्चर देखनी है या वो देखनी है, 2 में से एक। अब एक जो थी वो थोड़ी महंगे हॉल में लगी थी, उसका टिकट थोड़ा ज़्यादा होता था, एक का कम था। तो अचानक मन कर गया कि वो वाली पहले देखनी है, तो उसमें टिकट थोड़ा सा महंगा है। तो वो
मैं उसको इशारा कर रहा हूँ जल्दी जल्दी स्विमिंग कंप्लीट करो चलो। अब पैसे जोड़े गए कि मैंने कहा इसके पास इतने हैं, मेरे पास इतने हैं, अगर वो ले जाएंगे तो हो नहीं पाएगा, 10 रुपये और हो जाए तो बात बन जाएगी। खट से एंटीना लगाया, हनुमान जी से बोला हनुमान जी ये पिक्चर तो दिखानी है आज यही देखेंगे अब, ये महंगी वाली। तो बस वहाँ से जल्दी जल्दी उसने चेंज किया और ठोकर पे मेरी एक माचिस की डिब्बी आई। माचिस की डिब्बी कौन खोलता है उठा के, लेकिन खोल दी मैंने, उठाई और खोली, उसमें 10 रुपए ऐसे, उसमें ऐसा लग रहा है किसी ने मोड़ के उसमें कुछ शायद दाल चावल भी लगा हुआ था। ऐसा कुछ सूख सच चुका था। उसके से खोला हमने, ये तो सही है। हमने कहा फटा वटा होगा, किसी ने ऐसे किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए डाला होगा। क्यों डाला, क्या हुआ मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि 10 का नोट वो चल जाएगा। मिल गया, गए पिक्चर देख ली। और एक बार तो बहुत ही हुआ था, एक गुलाब सिनेमा हुआ करता था, वहाँ पे एक फिल्म लगी थी। तो उस समय भी दोस्त था मेरा साथ में, तो हमने ये तो हाउसफुल का बोर्ड लगा है, लेकिन आज ही देखनी है। और मैं खामखा हनुमान जी को ब्लैकमेल करता था। मैंने कहा हनुमान जी अगर आज ये फिल्म नहीं देखी मैं समझूंगा आप हो ही नहीं। तो उनको भी थोड़ा बुरा लगा। कट से किसी ने ऐसे टैप किया मुझे, 2 टिकट हैं मेरे पास, मैं ब्लैक में नहीं लेने। नहीं, वो जिसका वेट करें वो लोग आए नहीं, आप जाओ देख लो। पैसे भी 2-4 कमी थे, हाँ ला 3 रुपये 25 पैसे का टिकट था शायद, तो कितने हो गए 6.50। तो फिल्म देख ली। तो ये तो एक 2 किस्से हैं, इसके अलावा बहुत हमने उनका इस्तेमाल किया और उन्होंने हमेशा हमारी सुनी और पिक्चर देखते देखते पिक्चर में काम करवा दिया। कितना मानते हो कि कितना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए ऊपर वाले के ऊपर? ये बिलीव है अपना अपना, मेरा है किसी का ना हो। और बिलीव क्या होता है, मेरा बिलीव खुश रहने में है, हर चीज पॉजिटिव लो ना। तो मैंने ऐसे सोचा, ऐसा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी मैं खुश हूं। तो ये चूंकि मुझे याद है, ये बातें होती आई हैं, मेरे साथ घटता है, तो मैं आई एम हैप्पी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये छोटे छोटे बिलीव रखने चाहिए। मैंने तो हनुमान जी का नाम लिया जिनका अस्तित्व रहा है और है आज भी, लेकिन आप किसी पे बिलीव है, आप सोच लो। तो खुश रहना इज इम्पॉर्टेंट। थिएटर के दिनों की बात करते हैं, आपके थिएटर के दिनों की बात करते हैं कि जब काफ़ी लोगों ने आपके साथ थिएटर एकदम शुरू किया, मैंने आपने किस्सा मुझे बताया भी था कि आप पैसे के लिए काम नहीं करते थे, आप अपने लिए काम करते थे। कि आपको किसी ने बोला वहाँ 5,000 रुपये मिलने वाले हैं, पर आपने बोला नहीं भाई 200 रुपये अकाउंट में ठीक है। हाँ, ये मालूम, ये दिल्ली की बात है। तो थोड़ा पहले ये था कि सिलसिला लखनऊ में चला, मैंने थिएटर किया, वहाँ डिप्लोमा किया ड्रामेटिक आर्ट्स में बीकॉम करने के बाद। उसके बाद दिल्ली आया, दिल्ली में हमारा साक्षी थिएटर ग्रुप था। तो हम लोग जब कोई प्ले सेलेक्ट किया गया कि अब ये नया प्ले हम करेंगे तो पहले काफ़ी समय लॉन में, एनएसडी लॉन के अंदर बैठ के हमें रीडिंग सेशन होता है। फिर हम धीमे धीमे फ्लोर किराए पे ली जाती है, रिहर्सल करने के लिए जाते हैं। तो रीडिंग सेशन चल रहा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है शाम के वक्त। तो हमारे कई जानने वाले सब, अतुल भाई अतुल ये काम में फला कॉलेज का है, मिरिंडा कॉलेज का है, और 2 दिन लाइट डिज़ाइन करनी है, मेकअप करना है ना, उसमें इतने पैसे मिल जाएंगे। किस समय जाना है कि शाम को इसी वक्त जाना है, 3 दिन लगातार जाना है। हाँ 3 दिन जाना है। बैग में कितने हैं 900। ये पैसे अच्छा दे रहे हैं, लेकिन ये 3 दिन का नुकसान नहीं करूँगा। इस समय प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है रीडिंग सेशन में। तो 900 रुपये है ना, खुश। मना कर दिया। अब पता नहीं, याद नहीं मुझे, शायद 4,000 या जितने भी थे, 3,000 बहुत बड़ी रकम थी। तो वो छोड़ के तो हम किस में खुश थे? हम इसमें खुश थे जो कर रहे हैं। तो हमें वो पैसे आ जाएंगे या नहीं आएंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, इतना सोचने का वक्त नहीं था। सामने एक ही फोकस था कि हाँ भाई ये रिहर्सल का नुकसान बड़ा है, एक दिन हो तो सोचा जाए।
तो जब 200 रुपये बचे बैंक में, अरे यार अब तो काम चाहिए, कहीं कुछ मिल जाए, कुछ इसी तरह के काम ढूंढते थे अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो थिएटर किया हुआ था तो मेकअप भी थोड़ा कर लेते, थोड़ा ये भी कर लेते थे, लाइट डिज़ाइन कर लिया, किसी प्ले में जाके म्यूजिक कर दिया। अच्छा, है ना। तो ये सब इसी से पैसे आते। कहीं वर्कशॉप चल रही है, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दिल्ली में, तो वहाँ पे स्लम एरिया में जाके प्ले डायरेक्ट कर दिया किसी सब्जेक्ट पे, उसके पैसे मिल गए, ऐसे ही चलता था। लेकिन खुश बहुत थे क्योंकि हमें रिजल्ट मिल रहा था कि हमें पता था कल हमें ये चीज़ नहीं आती, आज हम इसमें परिपक्व हो रहे हैं, हो गए नहीं, तो उसकी खुशी एक अलग ही होती थी, मज़ा आता था। थिएटर की दुनिया रियल एक्टिंग की दुनिया से कैसे अलग है? देखो, जब हम लखनऊ में थे, अब देखो मैं हम इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम प्लूरल के लिए होता है, बट हम लखनऊ मेरी वाइफ भी अक्सर बोल देती है कि कितने लोग आ रहे हैं घर में, हम आ रहे हैं ना, अकेले ही लौट रहे ना। तो कई ऐसी विचारधाराएं होती हैं ना जो रीजनल होती हैं, कुछ सोच होती हैं जो कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, है ना, और जो ठीक नहीं होती हैं, संकुचित होती हैं, वो भी आदमी उसको ठीक करना नहीं चाहता क्योंकि कभी वो चेक नहीं करता है। ये छोटे शहरों में हर छोटे शहर की बुरी बातें भी होती हैं और अच्छी ज़्यादा होती हैं, लेकिन बुरी को ठीक नहीं करना चाहता है क्योंकि हम लोग अच्छे हैं, हम फिट हैं, ये एक रहता है। तो लखनऊ में भी कई चीज़ें ऐसी होती थी। जैसे जैसे थिएटर ज्वाइन किया, समझ बढ़ी थोड़ी, तो लगा नहीं वो गलत है। तो थिएटर में आने से सबसे पहले हमने सही को सही जाना, गलत को गलत जाना। एक बहाव में बहने वाली जो प्रक्रिया है उससे हम थोड़ा सतर्क हुए क्योंकि हमारी समझ आई थोड़ी। हम एक बहाव में बहते चले जाते हैं, है ना, तो हमें समझ आई। और ये समझ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है। कितने पढ़े लिखे, कितने बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, इनकी सोच बहुत संकुचित है। तो कभी कभी शक होता है कि ये कैसे आईएएस हो सकते हैं, घर में तो ऐसे हैं, इनका बिहेवियर तो ऐसा है। तो अगर आप रिजिड हैं इतने ज़्यादा, तो अगर ये घर में इतने रिजिड हैं, इतने ज़िद्दी हैं, तो ये डिसीजन भी अपने ऑफिस में देश के लिए भी ऐसे ही लेते होंगे, ऐसा लगता है। ये थिएटर ज्वाइन करने के बाद ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे चीज़ें, और जो सबसे अच्छी मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का, प्रभु का, अपनी माँ का, अपने पेरेंट का, कि मुझे ना सही राह मिलती चली गई, सही वक्त पे सही चीज़ें समझ आती चली गई। काबिलियत नहीं रही मुझ में कभी, मैं काबिल नहीं रहा, मैं दिलो दिमाग से ज़्यादा दिल से काम करता रहा, लेकिन सच्चाई से काम करता रहा। अपने नियम कानून अपने बनाए हुए थे, जो अच्छा है वो वही करना है, जो बुरा वो नहीं करना है। तो उसमें मज़ा आता रहा, करते रहे, चलते रहे। तो थिएटर में और रियल ज़िंदगी में ये फ़र्क जो थिएटर ने हमें सिखाया, वो ये सिखाया कि आप सब बराबर हैं, जात पात ऊंच नीच हर जगह होता है। पहले कितना देखो हुआ करता था पहले, लेकिन ये इस चीज़ से हम कहीं परे अलग चले गए। थिएटर ज्वाइन करने के बाद समझ में आया कि इंसान बड़ा है, हम बच्चे ही तो थे। अब तूने पूछा ना कब शुरू किया था हमने, मैं कुछ एक्टिंग करता रहता। 4 लोग इकट्ठा हो गए, फैमिली वाले इकट्ठा हो गए, हंसा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे हंसा रहा हूँ। तो कुछ इनबिल्ट रहा होगा कि वो हंसाना शुरू कर दिया। तो धीमे धीमे लगा यार ये तो कुछ है जो मैं कर रहा हूँ। पता लगा अरे ये कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जो मेरी सुना रहा हूँ। फिर धीमे धीमे जोक पता लगे, उसको मैं री इनैक्टमेंट करने लगा, हंसाने लगा। फिर अरे इसको तो कैरिकेचर कहते हैं। फिर अपने मेरे कॉलोनी, मेरे डैडी CSIR CDRI में थे, तो हम लोग को कॉलोनी में घर था, तो कॉलोनी में हर तरह के लोग रहते थे, बंगाली ये वो सब। हर त्यौहार मनाया जाता था। 26 जनवरी का फेस्टिवल होता, दिन में स्पोर्ट्स, शाम को
म्यूजिकल प्रोग्राम, तो उसमें गाना भी गा लिया, तो मैं कैरिकेचर सुनाने चला जाता था, कुछ ऑब्जर्व किया सुना दिया, तो यहाँ से शुरू हुआ। तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, यार ये तो मतलब होल्ड करने की जो चीज़ है ना पब्लिक को है। शुरुआत परिवार से हुई, फिर मुझे नहीं पता, मैं देवानंद साहब की कुछ ऐसे बोलने लगता था डायलॉग, तो लोग कहते अरे सही सही बोलते, बताओ बताओ। मुझे भी नहीं पता मैं कितना सही बोल रहा हूँ कितना गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये है लोगों को मज़ा आ रहा है। तो धीमे 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 ये चीज़ बढ़ती गई, थिएटर हुआ, ग्रुप ज्वाइन किया, उसके बाद कि इसकी ट्रेनिंग भी होती है, सीखना चाहिए। फिर वही सवाल कि प्रोफेशन क्या होगा, रिश्तेदारों का ये कहना, अरे करेगा क्या, थिएटर तो साइड होता है, नौकरी के बाद किया जाता है, प्रोफेशन थोड़ी ना होता है। मिडिल क्लास का तो प्रोफेशन मतलब कैसे हो सकता है, होता है? पैसा कहाँ से आएगा, और सबसे मिडिल तो सामने फिजिक है मेरा ज़रा से हो, है ना, न शक्ल है ना सूरत है, कोई खूबसूरती है नहीं, कोई हीरो लगते हो। पहले पहले क्या होता है, एक्टर थोड़ी कहा जाता था, ये हीरो बनेगा हीरो बनेगा। आज भी बोलते जो लोग इस फील्ड के नहीं हैं, ये हीरो बनेगा, मेरा बेटा कितना सुंदर है, इसको हीरो बनाओ, है ना। तो ऐसा हीरो तो मैं था नहीं तो बीकॉम के बाद 1 साल थिएटर करता रहा, हो गया था मेरा, उस समय एडमिशन नहीं लिया, फिर उसके अगले साल हो गया, लिया भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ। पद्मश्री श्री राज विसारिया जी मेरे गुरु, उनका इंस्टीट्यूट था, उन्होंने खोला था ये, यूपी गवर्नमेंट का इकलौता सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट। तो वहाँ से मैंने किया 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा, फिर सीधे अब बात आती है फिल्मों की। आधे लोग यहाँ आ गए मेरे बैच के, आधे दिल्ली, रिपर्टरीज दिल्ली में है जिसको रंगमंडल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा चलो चलो मेरे साथ चलो। यहाँ जो होती है, मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें जो बिलीव है, अब बिलीव ये है कि मुझे भी नहीं पता, अब इसको डेस्टिनी जो भी कह लो, कि सही वक्त पे सही डिसीजन आप दिलाना, जो भी शक्ति है, ईश्वर प्रभु, हमें नहीं पता। तो वो सही वक्त पे हमें एक इतना से ज्ञान मिल गया था कि शायद मेरे टीचर ने ही कहा था ये स्लोगन कि अपने बारे में गलतफहमी मत रखो, मुगालता नहीं होना चाहिए। तो शायद ये शब्द काम आ गया कि मैं सवाल पूछने लगा अपने आप से कि मुंबई क्यों जाऊं, क्योंकि मैं तो ना इधर का हूं ना उधर का हूं, ना बच्चा लग रहा हूं ना बड़ा लग रहा हूं, क्या करूंगा वहां पे। करनी एक्टिंग है, किस रोल में जाऊंगा। और दूसरी बात, एक और चीज मुझे ये लगा कि मेरे पास वो नहीं है वाव फैक्टर मेरी फिजिक में। आज मैं चुने हुए शब्द बोल रहा हूं, लेकिन ऐसे ही कुछ फीलिंग मेरी थी उस समय कि लोग मुझे देखते ही ताली बजाएं, ऐसा तो मेरा फिजिक, वाह क्या खूबसूरत आदमी, ऐसा तो था नहीं लोग यूँ देखेंगे। तो ताली बजाने वाली चीज़ तो मेरे अंदर है नहीं, जिसको आज वाह फैक्टर बोलते हो, या हिंदी में वाह भी वही चीज़ है। तो वाह तो निकल नहीं रहा है, वो तो काम से निकलेगा ना भाई। हमें मुकाबला किसी सुंदर खूबसूरत हैंडसम आदमी से करना है, वाह लेना है, वो वाह हमें काम से मिलेगा, पहली नज़र में तो कोई वाह देगा नहीं। तो हमें काम करना है। तो मैं दिल्ली आया, और दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ थिएटर, 24 घंटे में उसी की बात है, उसी में जीना, और सब कुछ सीखा। बैक स्टेज की जितनी चीज़ें वो भी करता रहा, सब करता। ग्रुप हमारा, हम बहुत शुक्रगुजार हैं ईश्वर के, हमें सही लोग मिलते चले गए, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा काम किया, सब लोग थे। और करते करते फिर भी दिल्ली जो मुंबई के दोस्त थे मेरे बुलाते थे हो गया आ जाओ, अब आ जाओ। हमने भाई अभी जब वक्त आएगा, जब मुझे वाकई में मतलब बोलता नहीं था, जब मुझे लगेगा कि हाँ यार ये मुंबई आना चाहिए, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी तो आना चाहिए। कि वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मेरे माल से, मेरी दुकान का माल कैसा है,
अच्छा माल तैयार है कि नहीं तैयार है, वही वाव फैक्टर वाली बात है। तो वो ऊपर वाले ने डिसाइड किया, तो एक सीरियल मिला, उसके कश्मकश उसके साथ ही साथ शिफ्टिंग हो गई। मेरा दोस्त है और भी, वो चला गया था, तो उसने कहा तुम भी चलो। हमने कहा नहीं, ये अगले साल मैं भी गया। तो ऐसे में मुंबई चला गया। इसी में मेरा एक और सवाल है आपसे, जैसे आपने बोला ना कि फैमिली को तो लगता है तो साइड बिजनेस कर रहा है, मतलब साइड चीज़ कर रहा है, कितना ज़रूरी है एक इंसान को जब वो एक्टिंग में जाने के, नए न्यू कमर जब एक्टिंग में जाए तो अपना कुछ ना कुछ साइड में एक सोर्स ऑफ इनकम लेके जाए क्या ना जाए? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें मैंने बीच में टाइम इसलिए लिया कि कैसे शुरू करूं इसका जवाब देना, क्योंकि इस एक्सपीरियंस से मैं नहीं गुजरा हूं, मैं दूसरों को गुजरते हुए देखता हूं, और उनमें जो लोग दो राय में से एक राय देते हैं, मैं दोनों दे चुका हूं। डिपेंड करता है सामने वाले की स्थिति पर, किसको कौन सी राय दी जाए। एक आदमी से कहा कि तुम अरे 5 ही सीढ़ी तो हैं, कूद जाना वहां से। और दूसरे से कहा नहीं भाई तुम इससे आओ। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो इस लायक है, स्पोर्टी है। जब मारना, वो जब मार के आ गया नीचे। नहीं तुम इसमें से आओ, सीढ़ी से चढ़ के आओ, जब मर लो तिरछा हो जाएगा, पैर टूट जाएगा। दोनों के लिए राय अलग है ना। तो तुमने जो सवाल क्या पूछा है कि साइड बिजनेस कुछ साइड में इंतजाम करना चाहिए ना, क्योंकि हर किसी का नंबर आएगा, जरूरी तो नहीं। उस पर डिपेंड उसका जवाब ये है कि उस पर डिपेंड करता है कि क्या एज है, आप कितना समय दे चुके हो, आपके पीछे जिम्मेदारियां कितनी हैं। आपके पीछे जिम्मेदारियां हैं और एज भी हो रही है ना, क्योंकि आप हर चीज़ बैलेंस करनी है। मैं जब निकला तो मैं 22 साल का था, 23 साल का था। मेरे डैडी की जॉब काफ़ी साल की बाकी थी, रिटायर नहीं हुए थे। मेरे बड़े भाई भी वहाँ थे। मैं घर माँ से बहुत जुड़ा था। मैं लखनऊ छोड़ना कभी नहीं चाहता था। मुझे लगता है कि मैं रहूँगा तो सब ठीक करूँगा। मैं ज़्यादा जुड़ा था फैमिली से। मैं जितना फैमिली मैन था, मैं उतना ही बाहर आ गया, अकेला ही मैं बाहर आ गया। तो उसी जज्बातों में मैंने अपने थिएटर को जारी रखा। और ना मेरे डैडी ने ना मेरी माँ ने कहा कि तुम कुछ करो। मेरे बड़े भाई, उन्होंने भी कहा नहीं तुम वहीं रह के करो। अच्छा, बीच में मौका आया कि हमारे बीएनए की भी रिपोर्टरी खुली थी, लेकिन मेरे भाई ने भी कहा वहीं जाके करो, वो अच्छा है यहाँ नहीं। क्योंकि उनको ये पता था कि ये घर आ जाए तो घर मैं उतना ही घरेलू भी हूँ। तो मैं यही आके करता रहा। क्या था सवाल? था तुम्हारा क्या था? मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई बंदा पहली बार इस एक्टिंग लाइन में पैर रखता है, जरूरी तो नहीं उसका करियर बनेगा, तो क्या उसे एक साइड बिजनेस के साथ कूदना चाहिए? एज क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो ये सोच लो। अगर वो उसके अंदर दूसरा टैलेंट है, पैसा कमा सकता है, या फिर वो इतना डिटरमाइंड होना चाहिए कि इतना मतलब मैं कुछ कर लूँगा, और उसके अंदर कुछ एक दिखना चाहिए। गलत फहमी, मुगालता तो नहीं है। कोई मुगालते में आ गया कि मैं तो अच्छा दिखता हूँ और कुछ कर लूँगा। जब आके एक्टिंग करने लगा तब तो मैं थिएटर, अब तो सीधे फिल्म में दिखना है, सीरियल में दिखना है। और कोई भी अगर एवरेज एक्टर भी है, अगर लुक वाइज अच्छा है, तो थोड़ी सी मेहनत करके 1-2 साल में, कि दूसरा टैलेंट भी होना चाहिए ना, प्यारशिप वाला, मिलना जुलना, ये सब भी टैलेंट में आता है। मेरे अंदर नहीं है। तो वो अगर है तो मिला जुला टैलेंट मिला के काम तो मिल ही जाएगा। और अगर आप एवरेज डायलॉग याद करके बोल लेते हैं तो मिल जाएगा काम। हो सकता है गाड़ी भी ले लो, मकान भी खरीद लो। लेकिन आपका एम्बिशन क्या है? आपका एम्बिशन है कि मकान गाड़ी खरीदना, आपका नोन बन जाना जल्दी से, है ना, 1.5 लाख लोग आपको देखते हो रोज, आपके फैन हो जाएं, क्योंकि उसमें करेक्टर आपको फैन बना रहे हैं, कि लोग आपको देख के खड़े हो जाएं, स्टैंडिंग ओवेशन दे दें, सल्यूट करें। क्या एक्टर हो, क्या वर्सटाइल एक्टर हो, क्या छूते हो, वाह, आंसू आ जाते हैं।
आपकी चाहत क्या है, ये डिपेंड करता है। अब जिस तरह से इतना सीरीज सीरियल ये वो सब बन रहा है, तो अगर आप थोड़ा भी ठीक ठाक कर लेते हैं तो बन जाएंगे। तो साइड बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पहले जरूर था, ये आसान नहीं था। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल था। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो हमारे लखनऊ के या कहीं कहीं के हैं, जो रिटायर होने के बाद मुंबई आए। अच्छा, हाँ, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, डॉक्टर अनिल रस्तोगी। वो रिटायर होने के बाद आए और खूब काम किया उन्होंने, बहुत फिल्में ये वो सब, सीरीज आश्रम ये वो सब तमाम कर रहे हैं। लेकिन थिएटर उतना ही किया। कुल मिला के आप काम थिएटर करते रहो, जिस शहर में हो काम, आपको काम आना चाहिए, आपकी दुकान का माल अच्छा होना चाहिए। ये है, ये जरूरी, ये पहली चीज़ है। अगर आपको मुगालता नहीं है, अब सीरियसली आप काम जानते हैं। अब तुमको एक उदाहरण देते हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, उसके लोगों ने कहा कि तुम एक्टिंग में जाओ, चला गया, मुंबई आ गया। उसके बाद धीमे धीमे वो थोड़ा सा टेक्नीशियन अच्छा था और थोड़ा सा यहाँ से राइटर था। अच्छा, यहाँ से लिखता नहीं था, लेकिन उसके अंदर दिमाग था वैसा। तो सूझबूझ कहीं ना कहीं थिएटर से मिली थी। थोड़ा बहुत थिएटर किया था उसने, लेकिन उसको फिल्म एक्टर बनना था। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही समय पे उसको समझ में आ गया कि मैं एक्टिंग में कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसको अपना एम्बिशन ये समझ में आया कि मुझे तालियां बजवानी है, और तालियां मैं अपनी एक्टिंग से तो कभी नहीं बजवा सकता, क्योंकि उसने ये सही समय पे तोल लिया अपने आप को, मेरे अंदर का एक्टर ज़्यादा अच्छा है कि मेरे अंदर का टेक्नीशियन ज़्यादा अच्छा है। सही समय पे तुलना कर ली उसने, और उसको लगा कि नहीं, मेरे अंदर का टेक्नीशियन ज़्यादा अच्छा है, शौक मुझे इसका ज़्यादा है। लेकिन जिसमें शौक है उसमें टैलेंट कम है। जब मेरे अंदर 2 दुकानें हैं और एक दुकान का माल बहुत अच्छा है, तो क्यों ना उसमें जाओ। वो चला गया, नॉन डायरेक्टर। अच्छा जी, माना हुआ डायरेक्टर है, 2-3 मकान होंगे उसके समय। अब मेरा इसी में एक और सवाल है, हाँ। बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए। मैंने ना काफ़ी लोगों से सुना है कि ये ए लिस्टर एक्टर है, ये बी लिस्टर एक्टर है। ये ए लिस्टर बी लिस्टर क्या होता है? मेरे तो एक्टर होता है ना। और एक्टर का मेरे ख्याल से अगर हम बोलें तो आर्ट तो उसके क्राफ्ट, ये सब चीज़ें दिखती हैं उसके लोगों के अटैचमेंट से। तो ये लोगों ने ए लिस्टर बी लिस्टर क्या कहते हैं? मैंने तो OTT पे बहुत अच्छे एक्टर्स को देखा है जो किस लिस्ट में आते हैं ये भी नहीं पता है, वो लिस्ट में भी नहीं है। लिस्ट में भी नहीं है। तो ये जो ए लिस्टर बी लिस्टर कल्चर मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अब यही है ना, ये कौन बनाता है, ये लिस्ट बनाता कौन है? अब 5 आदमी मिलके नंबर दे दें किसी को, है ना, तो उसकी कोई औचित्य नहीं है, कोई उसकी वक़्त नहीं है, वैल्यू नहीं है। अब ये ऑडियंस, जैसे तुमने कहा ना कि हमें तो समझ में नहीं आता, तो तुम क्या हुए? उनके दर्शक हुए ना। जब तुम्हें समझ में नहीं आता है, इसका मतलब तुम्हारे जैसे कम से कम करोड़ों आदमी को समझ में नहीं आता है कि सब पसंद कर रहे हैं ना, और उनकी कोई लिस्ट नहीं है, किसी लिस्ट में नहीं आते हैं। ए लिस्टर बी लिस्टर, मेरे ख्याल से जो ABC दिया जाता है, कौन कितना बिकाऊ है बिकॉज जिसका फेस बिक रहा है। ये तो सच है कि अगर हम फिल्म्स की बात करेंगे तो ये भी सच है कि मुझे लेके कोई फिल्म बनाएगा तो उतनी तो नहीं बिकेगी ना। ये स्टारडम होता ना, स्टार वैल्यू का होना भी ज़रूरी है। एक हीरो के अलग ही वो होता है, ऑडियंस होती है, हीरो ही चलाता है फिल्म। लेकिन अगर हमारी एज का भी कोई हीरो है, हीरो मतलब उस पे बेस्ड कोई स्टोरी है, जैसे आज फिल्में बन रही हैं सब, मेरे ऊपर भी एक फिल्म बनी है जो मेरे ऊपर बेस्ड है, मैंने जो कैरेक्टर किया, यहाँ से भी ज्ञानी है। तो लेकिन वो कितने लोग दौड़ के टिकट खरीदेंगे? इनकी फिल्म कौन देखेगा? पहले होता था, इनकी और उनकी फिल्म पहले बहुत होता था। अब धीमे धीमे ट्रेंड चेंज हो रहा है।
अब ऐसी और वैसी हो गया है, इनकी उनकी की जगह ऐसी वैसी, मतलब इस तरह की फिल्म। चॉइसेस बदल गई है, एक्टर की साथ ना होके सब्जेक्ट के साथ चली गई है, स्क्रिप्ट के साथ चली गई है। क्या स्क्रिप्ट है, अब आम आदमी भी ऐसी भाषा बोलने लगा है कि अब ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, ये कहानी बहुत अच्छी है, ऑडियंस मैच्योर हो गई है, ऑडियंस समझदार हो गई है। पहले क्या होता था, यही चल रहा है इसको चलाओ, इसको तोड़ के अलग माहौल बनाना की हिम्मत जब लोगों ने करी तो ऑडियंस बनी। सास बहू सास बहू सास बहू सास बहू सीरियल जब अलग अलग सब्जेक्ट आए तो देखो ना, अब किसी में बहू छिपकली डाल रही है दूध में सीरियल में, तो दूसरे सीरियल में भी छिपकली कॉकरोच डाला जा रहा है। ये क्या हो रहा है कल्चर। ये मैंने भी किया था उसमें, मतलब मैं भी कुछ मिला देता हूँ। तो ये सब क्या है, ये एक प्रोड्यूसर ने शुरू किया, एक डायरेक्टर ने सीरियल किसी चैनल के लिए, उसकी आत्मा है भाई, जिसकी वजह से वो 4 हफ्ते सरवाइव किया, बहुत बढ़िया रहा। अब बहुत टैलेंटेड लोग अगर आ गए चैनल के, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं चलता। अब कैसे नहीं चलता भाई, चल रहा है ना, इसमें ये कुछ नया डालो। नया क्या डालो, वही पुराना डाल दिया, वो उसकी आत्मा मर गई। तो समझदार लोगों का होना बहुत जरूरी है। फिर से तुम्हारा सवाल भूल गया, मैं भटक गया। मेरा सवाल था कि मैंने हमेशा ना ये ए लिस्टर बी लिस्टर तो कैटेगरी, यही ए लिस्टर है कि देखो स्टारडम की वजह से वो बोल सकते हैं कुछ लोग कि ये ए लिस्टर में आते हैं कि इनकी फिल्में बिक जाती हैं। कमर्शियल भी तो देखा जाएगा ना भाई, मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ, वो लिस्ट बनाना वो भी सही है, लेकिन वो किस तरह से है। अब किसी कोई मुझे अगर तुमसे बोलूँ कि मैं जैसा भी एक्टर हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, बातचीत कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे किस लिस्ट में रखते हो? मैं तो जो देखता हूँ उसी लिस्ट में रखता हूँ, जो मेरे को जो सिनेमा में जो स्ट्रांग लगता है वही देखता हूँ। नहीं, मुझे अगर रखना हो तो मुझे ए में रखोगे, बी में रखोगे? ए में रखूँगा। ए में रखोगे ना। तुमने किस लिए रखा? टैलेंट वाइज। टैलेंट वाइज, राइट। ठीक है। कभी कोई तुम्हारी नज़रों में टैलेंट वाइज अगर बात करें तो सी में आता होगा, लेकिन इसमें कहीं उसकी लिस्टिंग ए में की गई है, तो हो सकता है वो बिकाऊ ज़्यादा, किसी वजह से उसको लोग पसंद करते हैं और उसकी फिल्में बिक जाती हैं। और कहीं कहीं अगर वो ऐसे कुछ लोगों ने ऐसे को भी सी को भी ए किया हुआ है और ये कह के किया हो कि इसका टैलेंट ए वाला है, तो गलत भी तो हो सकते हैं वो लोग। वो गलत लोग हैं, वो गलत ग्रुप है जो किसी को खामखा चढ़ाने के लिए, जो मार्केटिंग का भी एक चलता है, सिस्टम है। अब जैसे डाउन मार्केट, ये वर्ड बड़े कॉमन है, डाउन मार्केट है। मुझे लोग कितना लोग बोलते हैं डाउन मार्केट। अच्छा, हाँ, क्या डाउन मार्केट क्या है बताओ वीरेंद्र, क्या डाउन मार्केट है? नो आइडिया। हाँ, डाउन मार्केट, अरे वे डाउन क्या है ना, मैं तो कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ ना, कैरेक्टर को डाउन क्या होता है यार? मुझे जो रोल दोगे वो मैं अच्छा करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, बढ़िया करूँगा, बिलीवेबल करूँगा, रिलेटेबल करूँगा। डाउन क्या होता है? तो कुछ लोग कुछ भी बोल देना, तो कुछ लोग सब थोड़ी ना हो जाएंगे। लेकिन ए बी सी टैलेंट वाइज जो होता है वो सर्वसम्मति से होता है। टैलेंट की बात करते हैं। एक आपने थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि कभी भी अपने बारे में मुगालता नहीं होना चाहिए। हाँ, और क्या, मुगालता नहीं देना। और मैं बहुत ग्रेट एक्टर हूँ, वहाँ भी मतलब मेरी चाहत हमेशा से रही ग्रेट बनने की, है ना। और ग्रेट वर्ड तो मुझे पता भी नहीं है आज भी कि ग्रेट किसे कहते हैं, लेकिन हाँ ये पता है कि जो हम महसूस करते हैं कि हमारा कोई एक्टर दिल जीत लेता है। मैं भी तो ऑडियंस हूँ कि नहीं हूँ? बिल्कुल। मैं दूसरे एक्टरों की फिल्में देखता हूँ ना भाई, मेरा दिल जीत, ये ईमानदारी से। उस समय मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं एक्टर हूँ। मैं हर समय थोड़ा कंपटीशन में हूँ कि ये मेरा कंपटीटर है, ऐसा तो नहीं है भाई। करेक्ट। मैं देख रहा हूँ यार इस रोल ने, इसने मुझे रुला दिया यार, वाह, ताली बजाने का मन करता है। कितने अच्छे अच्छे एक्टर है। मनोज बाजपेयी की फिल्म अभी देखी, वाह,
क्या किया है यार, और भी लोग हैं क्या, तो दिल जीत लिया ना। तो ऐसी ही चाहत मेरी है, रही है कि उस समय मैं दिल जीत लूं। हो सकता है एक में जीतूं, दूसरी कोई फिल्म या सीरीज या सीरियल की है उसमें ना जीत पाऊं। करेक्ट। तुमने ये बात की थी ना कि कंपटीशन बेसिकली अपने से ही होना चाहिए। जैसे मेरे पिछले काम से मेरा अगला काम अच्छा हो, तो तभी तो सीढ़ियां चढ़ोगे भाई। कभी काम में ऐसा हो कि जेलिसी फैक्टर भी आया हो? बहुत आता है इस फील्ड में, लेकिन मैं इससे बचा हुआ हूं। जब उसकी दूर दूर से बू भी आने लगती है ना मेरे अंदर, तो यूं उड़ा के फेंक देती। यही तो है मैंने यही सीखा है, और इसीलिए मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ कि मैं रोज तरक्की कर रहा हूँ। कभी आपको किसी ने ऐसा कहा है कि आप इस रोल के आप काबिल नहीं हो इस चीज के? मुझे हाँ कहा। अच्छा। मतलब काबिल नहीं हो ये नहीं कहा, ये कहा है आप फिट नहीं बैठते हो। मुझे थोड़ा ऐसा चाहिए, ऐसे फिजिक का आदमी, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। और कई वाकई में मैंने भी कहा कि मैं इस रोल के लायक नहीं हूं। कोई एक बात थोड़ी ना होती है। स्टॉक करेक्टर को लेके चलोगे आप, भाई डायरेक्टर और कास्टिंग करने वाला भी तो काबिल होना चाहिए। अब आपने धारणा बना ली कि एक विलेन तो जब तक 6.5 फुट का नहीं होगा विलेन नहीं हो सका। कितने नाटे आदमी ने ना 25 मर्डर करके निकल चुके हैं। सही बात है ना। उनके अंदर की साइकी, उनकी मनोवैज्ञानिक दशा क्या है, वो विलेन है भाई, ना कि उनका फिजिक। कितने लंबे चौड़े आदमी, कितने जितने शरीफ लोग हैं, शरीफ हैं, वो इतने शरीफ हैं कि डरपोक भी हैं। उन्हें ये भी नहीं एहसास है मैं 6.5 फुट का हूं, अगर किसी पे बैठ जाए तो उठ नहीं पाएगा। तो उन्होंने ऐसा भी नहीं सोचा, कॉकरोच भी नहीं मारा होगा। ये अब मुझे एक सीरियल में था, मैं बताता हूँ। नीलांजना एक सीरियल था, इम्तियाज पंजाबी उसके हेड थे, और मेन विलन था वो कुछ एपिसोड का, छबीला नाम का कैरेक्टर। जो आदमी जो लड़कियों को ना खरीद के कहीं बेचता है, लेकिन खुद नहीं कुछ गलत इस्तेमाल करता है, और किसी परंपरा के तहत कोई शादी वादी करवा के पैसे से ले लेता है, और गरीब लड़कियों को टारगेट करता है जो सुंदर है। ऐसा कुछ सब्जेक्ट। वो आदमी, वो छबीला कैरेक्टर मेरा, मैंने जाके उसका ऑडिशन दिया, स्क्रीन टेस्ट दिया। तो उससे पहले जो है ना, चैनल ने जैसे ही मेरा नाम देखा, अरे नहीं ये तो कॉमेडी करते हैं भाई, ये नहीं कर पाएंगे ये तो जो डायरेक्टर था, जो क्रिएटिव हेड था, उसने कहा नहीं ये बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, इनसे कराओ। तो अरे ये नाटे से है, हमें इस फिट का हमने फला को सोचा हुआ है। तो आपने कौन सा बड़ा काम किया है? आपने उनको सोच लिया तो सब सारे ऐसे तो नहीं होते ना, अच्छी हाइट की, और तो वो एक उनकी धारणा थी। उनका नहीं, आप ऑडिशन देखो फिर समझोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरा स्क्रीन टेस्ट जब पहुंचा, NDTV पे शुरू हुआ था, अब बाद में शायद बंद हो गया वो, तो उन्होंने कहा यही करेंगे। अच्छा। और मैंने किया, हालांकि मुझसे थोड़ा लाउड कराया था, लेकिन उनका मुझे चाहिए, मुझे उस फॉर्मेट में जाता है। लेकिन लाउड भी किया तो मैंने अपनी सीमा के तहत किया कि जो बिलीवेबल लगे। अब हमारी जिंदगी में ना, आम जिंदगी में कितने लोग लाउड होते हैं भाई, है ना। अपने आप में खूब हम लोग तुरंत कहते हैं इरिटेट कर रहा है भाई, ये आदमी इतना क्यों बोल रहा है। तो वैसा ही एक करेक्टर था जो मैंने किया। आपको क्या लगता है एज के साथ पर्पस ऑफ लाइफ कैसे चेंज होता है? जैसे आज जब बच्चा छोटा होता है, भाई नौकरी लग जाएगी, पैसा आ जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा, बट जब उसे नौकरी लगता है पता लगता है ये तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत है। तो पर्पस ऑफ लाइफ कैसे चेंज होता है इंसान का? पर्पस का सही शाब्दिक अर्थ बताओ मुझे, क्या है बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ। जिंदगी का जो अल्टीमेट गोल है, आपका मकसद है, ऐसे पर्पस मेरा ये हो जाए तो बढ़िया है। पर्पस जो होता है ना, एक होता है कि अगले साल का पर्पस, एक जीवन का पर्पस। जीवन के पर्पस की बात कर रहा हूँ।
कि जीवन में मुझे पहले दिन ही डिसाइड कर लेता आदमी, मुझे ये मिल जाए फिर मैं संतुष्ट हो जाऊँ। बिल्कुल। फिर मान लो उसको 10 साल में वो चीज़ें मिल गई, फिर पर्पस बदल गए। बिल्कुल सही बात। लेकिन कौन से बदले? यही तो बदलेंगी चीज़ें, हमारी भोग करने वाली चीज़ें ही पर्पस हो जाएंगी, जो बाहरी हैं, जो हमें दिखाई पड़ती हैं, वो पर्पस बन गई। पहले शायद ये था कि मैं ये हो जाऊं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मेरा सब हर तरह के सुख मिल जाए। बाद में उस सुखों में बढ़ोतरी होगी, नाम बढ़ गए, उन सुखों के नाम बढ़ गए। एक फ्लैट से एक बंगलो हो गया, है ना, एक छोटी गाड़ी से एक बड़ी गाड़ी हो गई। तो पर्पस में आप भटक गए। आपका जो एम्बिशन था वो आज ये सब चीज़ों से हो गया है, चीज़ों से हो गया है। तो बेसिकली आप खुश रहना चाहते थे ना। करेक्ट। तो आप खुश हैं ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपके पर्पस ने ही आपको नाखुश कर दिया। जो बदल गया, पर्पस बदल गया। चाहत, बेसिकली पर्पस ना हो गया, चाहत हो गई। तो चाहते तो नाम ही बदलने का। जावेद अख्तर साहब का एक शेर है जो इकोनॉमिक्स में तो कहा ही जाता है, वो तो स्लोगन ही है, लेकिन वो उन्होंने शेर में कहा है कि क्या था वो, कि खुशी हर शख्स से सिर्फ एक कदम है, खुशी हर शख्स से सिर्फ एक कदम है, हर घर में एक ही कमरा कम है। तो रहने नहीं वाला है। लेकिन अगर हमने, खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने हमेशा इसको तवज्जो दी है कि प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहिए, किश्तों में नहीं फंसना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। आज की डेट में खुशी की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, है ना, मैं कुछ और नहीं सोच रहा हूँ, इस वक्त सिर्फ यही हूँ, यही खुशी है। और इसके बाद भी ना इस पर ये नहीं सोचूंगा अरे मेरा टाइम वेस्ट हो गया, नहीं, मुझे मज़ा आया, अच्छा लिया, मैं संतुष्ट हो गया, मज़ा आया, अच्छा लगा, ये खुशी है, यही खुशी है। आप जो कर रहे हो ये आपको परेशान नहीं कर रहा ये काम, और जो कर रहे हो उस समय दूसरी बातें आपको परेशान नहीं कर रही हैं। अगर आपको ऐसा आपका स्टेटस है यहाँ का, तो आप खुश इंसान हो, ये खुशी है। और दिमागी चिंताएं जो होती है ना, जो कहते हैं चिंता और परेशानियाँ, वो दरअसल वो सब ज़बरदस्ती की चीज़ें हैं, वो हमारे हाथ में खुद हैं, जब हम चाहें खुश हो जाए। जो अपने आप विपदा आ जाए तो वो अलग बात है भाई। तो आप उसकी परिभाषा ना आपको खुद बनानी है कि हमारे अंदर की खुशी, हमारे अंदर के दुखों की एक परिभाषा तो बना लूँ भाई, कि हम इसको दुख कहेंगे, इसको परेशानियाँ कहेंगे और इसको खुशी कहेंगे। तो आपने पता लगा अरे यार बहुत परेशान हो गया मैं, कि क्या हुआ, अरे यार वो आज ड्राइवर नहीं आया। तो आप ड्राइवर के ना आने में परेशान कहोगे? तो जिसके घर में 3 दिन से खाना नहीं बना है वो परेशान नहीं है, उसके लिए कौन सा लफ्ज़ यूज़ करोगे? आज मैं बहुत दुखी हूँ, ये क्या हो गया? क्या मैं आज सुबह से ना 3 जगह फ़ोन किया, कहीं तीनों ने नहीं उठाया, और वो वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरा जो होना था काम, वो आगे बढ़ गया यार। अच्छा, मेरी पेमेंट वो कह रहे अगले महीने चेक बनाएंगे। आज बहुत दुखी हूँ, मन दुखी है, क्या करोगे? दारू पिएंगे। इसमें दुखी हो। कोविड में एक ही दिन में मेरे 2 भाई चले गए, तो उसको क्या कहेंगे? वाकई मेरे भाई चले गए। 21 अप्रैल में मेरे 2 भाई चले गए, सगे भाई। तो दुख तो वो है यार। मतलब इंसान को समझ ही नहीं आज कि असली दुख दुख। हाँ ना, जब ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं भी लड़ रहा था मौत से।
एक मैं यहाँ था, वो वहाँ लखनऊ में हॉस्पिटलाइज थे, वो दोनों चले गए। तो हम खामखा अपने आप को दुखी, ज़रा सी बात पे बोले, दुखी शब्द के मायने समझो यार, है ना। आपके लिए लाइफ में आप अपनी जर्नी को अभी तक किसे कहते हो कि स्ट्रगल था मेरे लिए? लोग बहुत कहते हैं ना मेरी स्ट्रगल है, मेरी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल हुआ, ये हुआ, क्या कहते हो अपनी स्ट्रगल जो है ना, तुमसे पूछता हूँ अंकित, तुमने 12th के बाद इंजीनियरिंग करी? हाँ जी। ठीक है, वो स्ट्रगल था? नहीं, ठीक था, मतलब करना था, मतलब हाँ। तुमने या पेरेंट्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस देना है? मतलब ये फैमिली ने डिसाइड किया था। डिसाइड किया, तुमने उसको कर लिया, पास कर लिया, चले गए, इंजीनियर बन गए, कर लिया ना। जब कर रहे थे, सीख रहे थे, स्ट्रगल बोलोगे उसको? उसे स्ट्रगल नहीं बोलूँगा। नहीं बोलोगे ना, सीखना बोलोगे ना, इंजीनियरिंग करना बोलोगे ना। स्ट्रगल जो है का हिंदी में जो अर्थ, स्ट्रगल का जो शब्द है उसका नाम है संघर्ष। वो बड़ा भारी शब्द है, जो मुझे लगता है कि इंग्लिश में भी संघर्ष ही रखो तो अच्छा है। इसकी स्पेलिंग बदल लो, संघर्ष। संघर्ष करके आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक आदमी ने ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद उठा पटक जीवन की करते कराते, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, एक बिल्डिंग टूटी, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा, पांचवी खड़ी कर पाया। ये तो समझ में आता है संघर्ष। मैंने डिसाइड किया, अब मैं अपने पे आ जाता हूँ, मैंने डिसाइड किया भाई मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मालूम है ये फील्ड ऐसी है, मुझे मालूम है मेरी सेहत कैसी है, मेरा फिजिक कैसा है, मुझे किस तरह के रोल में लिया जाए ना नहीं लिया जाना, मेरी क्या स्ट्रेटजीज हैं क्या नहीं है, इसको मैं संघर्ष नहीं बोलता। और मैंने डिप्लोमा करने के बाद दिल्ली आया, थिएटर किया, संघर्ष जीवन था नहीं बोलूँगा भाई। मैं जो आज पैसे की बात, वो मेरी चॉइस थी, वो मेरे सीखने का तरीका था। मैं भी नौकरी कर सकता था भाई, जो तुमने कहा ना साइड में पैसा, मैंने नहीं किया, मैं फोकस्ड था। मेरे लिए 900 रुपये में परेशान नहीं था, मैंने अपने आप को परेशान पाया 200 में। कुछ लोग 3,000 में मान लेते हैं परेशान, मैं 200 में मांगा, परेशान माना अपने आप को कि अब थोड़ी सी परेशानियाँ बढ़ी कि भाई जल्दी से आ जाए पैसा, कम से कम खाने पीने का तो सही हो जाए। तो आपको ही कैसे संघर्ष है यार, मैंने कितना सीखा दिल्ली में यार, आज मैं जो भी हूँ मैं दिल्ली की बदौलत हूँ। मेरी ट्रेनिंग 2 साल की डिप्लोमा जो किया था वो तो थी ही, लेकिन उसका सारा इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ 10 साल 9 साल 9.5 साल किया। तब आज 4 लोग भी अगर मेरे काम पे ताली बजाते हैं या कहते हैं कि बहुत अच्छा एक्टर है, तो शायद इसी शहर की बदौलत और उस सीखने के पीरियड में संघर्ष नहीं, मैं उसको संघर्ष नहीं मानूंगा। अच्छा, मैं आज जैसे OTT आजकल बहुत ग्रो कर रहा है ना, OTT है ना, आपको अडल्ट सीन मिला कभी ऐसा? हाँ। तो कैसे ऐसे आप जस्टिफाई करोगे यार मुझे फैमिली भी लुक आफ्टर करनी है, उनको भी खराब ना लगे, और हाँ यार, बट चैलेंजिंग रोल है तो करना तो है ही। हाँ, कुछ देखो, जिनकी स्टोरी में अहमियत है, मुझे आया कि मैंने मना कर दिया, जो बिना मतलब के है वो मैंने मना कर दिया। मगर जहाँ मिलेगा वहाँ जरूर करेंगे, जहाँ अहमियत होगी। लेकिन जहाँ अगर वो एक पुख्ता कैरेक्टर है, एक दो आए कि सर वो आएगा, वो ऐसे ब्लैकमेल करेंगे आपको, और ये 4 दिन का फिल्म का काम है, तो मैं मतलब वैसे भी मना कर देता हूँ। मैं मना करने में थोड़ा सा तेज़ हूँ। तो मना करना, किसी और से करो, जो कोई और कर ले, मेरे लिए कोई चैलेंज थोड़ी ना उसमें। वो कर रहा है, उसमें क्या, आपको बस ये है कि लड़की से आसक्त हो गए और ऐसे बेड पे चले गए, समथिंग, तो हमने उससे क्या मतलब। कोई फिल्म अच्छी हो, मान लो आपको लगता थोड़ा सा मैंने वो उसमें किया था ना। हाँ। और इसकी अनुराग कश्यप की फिल्म थी ना, बॉम्बे वेलवेट। अच्छा, अगर मान लो आपके पास कैरेक्टर आता है और आप करते हो,
तो कैसे आप जस्टिफाई करते हो फैमिली को खराब ना लगे? फैमिली को तो ये लगता है कि मैं एक्टर हूँ, हाँ। और अगर हमारी फैमिली में या मेरा वाकई में एज अतुल कैरेक्टर थोड़ा गड़बड़ है, तो माहौल अलग हो जाता है उन घरों में। मैं ऐसे घरों को भी देख चुका हूँ कि ये आदमी सही नहीं है, वहाँ पे भी इसने गड़बड़, इसकी अपनी आँख चली होगी हाँ। तो उस केस में हो सकता है ना। लेकिन सारे एक्टिंग में सारे हीरो सब तो ऐसे तो नहीं है। रियल लाइफ में आप एक्टिंग कर रहे हो, इतने लोग हैं उसके सामने, आप ऐसे तो नहीं है। तो वो भी सोच पे डिपेंड करता है कितना हेल्दी वे में लिया जाता है। लेकिन मैं उससे तो नहीं डरूंगा कभी कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, क्योंकि सब समझते हैं कि फिल्म है ये, और कैरेक्टर को मैंने कितना जस्टिस किया है कैरेक्टर के साथ, ये मायने रखेगा। अगर कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि कभी ऐसा दिन आया कि काम मिलना बंद हो गया यूं है, तो कभी ये सोच के डर लगता है आपको? नहीं, ये सोच के तो डरा ही नहीं, और कभी नहीं डर लगता। मैंने कहा ना कि खुशी जो है प्रेजेंट में ज्यादा है। पास्ट बुरा गया, कुछ लोग सोच के उसी में रोज सुबह उठते ही लोग कुछ लोग पास्ट की बात करते हैं, वो हिस्सा मेरे जीवन का बहुत बुरा था। ये हुआ था मेरे साथ, वो हुआ था, मैं काहे को आज खराब कर रहे हो? नहीं, अगर कल ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, और कल अगर उसने ऐसा कह दिया तो क्या करेंगे? अरे अगर मगर तो हमारी सोच है भाई। एक बात तुम बताओ, आज क्या डेट है? 19 तारीख। कल क्या है? 20 तारीख। 20 तारीख को सुबह हम जिंदा होंगे, हमें पता है? नहीं। कल हम जिंदा उठेंगे कि नहीं उठेंगे हमें पता ही नहीं है, और हम सोच रहे हैं कि आगे कहीं काम ना हो। अरे यार, काम बहुत देर से गया है। ब्यूटीफुल। पहले जिंदा होना तो सीखो। तो आज जिंदा है भाई। रोज आखिरी दिन है आपका। जो इस तरह से जिसने मजबूत कर लिया ना, वो कभी उसको बीपी होगा ही नहीं। और मेरा यही रहा है। मेरी तबीयत बीच में कई वजह से ख़राब हुई, तो डॉक्टर, शूटिंग में ख़राब हुई तो डॉक्टर आया, आपको बीपी की दवा आज से शुरू कर दी ना। हमने हाँ, 35 में खाने लग गए हैं लोग। आपकी तो एज, हमने अच्छा ये रूल है कि अब इस एज में मैं बीपी की दवा कंटिन्यू करनी पड़, नहीं खाऊंगा मैं, होगा ही नहीं, मुझे नॉर्मल रहता है, तो क्या दिक्कत है यार। तो काफ़ी चीज़ें तो हम पाल लेते हैं। और ऐसा कोई एक्टर जिससे देख के आपने बोला कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है? हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टर बहुत नोन हो। नहीं, यही तो मेरा पॉइंट है। मैं अभी मैं ऐसों का जिक्र भी करना चाहूँगा। मैंने अभी एक सीरीज़ किया, घर वापसी, उसमें मेरी बेटी जो बनी है, मेरे 2 बेटे हैं, परफॉर्मेंस मतलब वाह। तो कुछ चीज़ें हमने, हाँ यार, ये बहुत दिन से मैंने ये नोट नहीं खेला, ये लगता है गुड गुड गुड, बढ़िया है। कभी कभी आप बहुत चीज़ें छोड़ देते हो, बहुत दिन से आपने वो नहीं यूज़ किया होता है, वो मैं इसको नाम देता हूँ, वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया मैंने अपने अंदर का, वो सुर है ना, वो इमोशंस उस तरह से नहीं खेला। तो हाँ गुड यार, ये तो बहुत अच्छा है। इस तरह से इतनी बखूबी निभा रहा है, इतनी प्यार से कर रहा है, मक्खन की तरह कर रहा है। मैं क्यों जाता हूँ क्लासेस लेने, मास्टर क्लास लेने, कभी यूनिवर्सिटी वगैरह चला जाता हूँ, कभी बातचीत, मैं रिवाइव करता हूँ अपनी सीखी समझी देखी चीज़ों को, फिर से बोल के कह के, अरे हाँ यार, ये तो मैंने बहुत दिन से ये वाला चीज़ किया नहीं। तो मज़ा आता है, बहुत सीखने को मिलता है। मीना कुमारी जी की एक्टिंग देख के मुझे लगता है, एक सुलभा देशपांडे जी एक्ट्रेस हुआ करती थी, जो अब नहीं है, मैं उनको दूर से ही गुरु मानता था। वो सीरियल, वो अपने स्कूल की प्रिंसिपल थी, अपनी तरह की एक्टिंग के स्कूल की।
वो मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे एक सीरियल था कहता है दिल, सुपर डुपर हिट सीरियल था स्टार प्लस का, उसमें वो आई थी। मैंने जाते ही उनकी पहुंच हुए, मैंने कहा आप कमाल हैं, तो उनको लगा ऐसे ही कोई हाँ। है। तो मैंने उनकी चीज़ें बताई, तो तुम बैठो मेरे साथ। तो बात हुई। मैं हिचकिचाता बहुत था किसी की स्पेस में जाने में, हाँ। तो फिर बातचीत शुरू हुई तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने ऐसे बहुत एक्टरों से सीखा है और सीखता रहता हूँ। यंग से तो बहुत सीखता हूँ, जो अच्छे होते हैं कमाल कर रहे हैं। कोई एक्टिंग जब आप इनिशियल डेज में थे, कोई ऐसा किस्सा जो आपको बहुत जोरदार तरीके से याद हो, यार ये बड़ा दमदार हुआ हमारे साथ? हाँ हुआ ना, हर तरह के किस्से हुए। जैसे थिएटर के वक्त में मैंने सैया भाई कोतवाल एक प्ले था, पूरा म्यूजिकल प्ले था, और वो यहाँ सप्रो हाउस में दिल्ली में किया गया था। साहित्य कला परिषद फेस्टिवल कराता था, थिएटर फेस्टिवल। तो उसमें बहुत सारी संस्थाओं को इनवाइट किया जाता है, मेरी भी आई। कृष्णकांत ने डायरेक्ट किया था, ओरिजिनल तमाशा फॉर्म में। तमाशा एक फोक फॉर्म है महाराष्ट्र की, जैसे अनौटंकी है उस तरह की वहाँ तमाशा। अरे जी जी रे जी जी रे जी जी रे जी जी रे जी 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 जी, ऐसे इस तरह के गाने वाने सब। बढ़िया हीरो था मैं उसका। सौरभ था, सौरभ शुक्ला था, वो सिपाही बना था। वो तलाशने की बात है, बड़ी मुश्किल से लाइनें तो तुरंत याद हो जाती है, लेकिन मेरा जो स्कूलिंग है ना, प्रोसेस मेरा वो ये रहा कि मैं सबकी रिहर्सल बड़ी बढ़िया चल रही है, सब फ्लोर पे आ गए, ब्लॉकिंग के साथ सब बढ़िया चल रही, मैं सबसे वीक था उसमें। और शो कब है? शायद 8 दिन बाद शो है। सब परेशान है कि अतुल का ये हाल है, और अतुल ढूंढ रहे हैं करेक्टर, सुर ढूंढ रहे हैं। सब लोग याद है, मैं परफॉर्म तो कर लूँगा भाई, अगर अतुल भी परफॉर्म कर लेगा ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ ढूंढ रहा था। वो मुझे दिन भर निकल जाता था, ढूंढता रहता था सड़कों पे। मिल गया करेक्टर, वो सुर पकड़ लिया, हो गया प्ले। आज भी उसकी कटिंग रखी है, कविता नागपाल जी ने लिखा था मेरे बारे में। हाँ, ओनली अतुल वॉज इन कैरेक्टर, जो ज़रा भी भटका नहीं, जोश के साथ मज़ा आ गया था। गाना भी गा रहे हैं, रोमांस भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। वो कैरेक्टर ऐसा है कि कनिंगनेस दिखाते हुए भी इनोसेंट लगना चाहिए। कितना आसान नहीं है, लेकिन वो ऐसा घट गया, हो गया। तो क्या था सवाल तुम्हारा? बस सही था, जवाब दिया। अच्छा, अगर आपको कोई कैरेक्टर मिलता है तो आप कैसे उस कैरेक्टर की तैयारी करते हो? या तैयारी तो भाई कैरेक्टर बताता है। आपकी अप्रोच क्या होती है? हाँ, कैरेक्टर ही बताता है कि मैं कौन सी अप्रोच लूँगा। अप्रोच तो 20 है। अब जैसे मैंने अभी इसमें किया था घर वापसी में, तो मुझे लगा ये तो मैं ही हूँ। अच्छा। मैंने अलग से कुछ लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं, है ना। तो मैंने ऐसा कर लिया। तो जिसमें बहुत लोगों ने कहा है ऐसा, मुझे तो लग रहा है अतुल सर मेरे सामने बैठे बातें कर रहे हैं, वैसे ही तो कर रहे हैं। अब इसको तारीफ समझें या ना समझें, लेकिन मैंने चाहा ऐसा करना। अच्छा। हाँ, अब जब तुम देखना तो पता लगेगा। तो कभी कभी उसके कैरेक्टर के सुर ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, इसके लिए तो स्टडी करनी पड़ेगी, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। और जो कि आपको ट्रुथफुल भी करना है, ऐसे लोग होते हैं, बहुत कठिन होते हैं। दरअसल जो कठिन होते हैं उनको आसान बनाना होता है। जैसे आपने मुझे किस्सा सुनाया था कि आपके किसी राइटर ने आपको कहानी सुनाई, अपने अपने पापा के किस्से सुनाए और आपने उसी से। हाँ। अब वही था मेरा, उसमें थोड़ा बिहारी मोतिहारी का रहने वाला वो कैरेक्टर, ईमानदार, 3 बच्चियाँ, और अपने नियम कानून, ऑफिस की एक पेंसिल भी उठा के घर पे नहीं लाना, है ना। ये इतना ज़्यादा वो ईमानदार आदमी है। तो
वो डायलॉग राइटर था, उसने मुझे अपने फादर का किस्सा सुनाया। बोलते समय उसकी अपनी डायलेक्ट आ रहा था ना, तो बिहार का थोड़ा सा वहाँ का, तो ऐसा हुआ ना, तो ऐसा ये हुआ। और फिर ना वो तो कभी तो नमक ही नहीं खाए वो तो इतने साल तक, ये हुआ वो तो बता रहा अपनी में। हमने हाँ बोलते जाओ। और रोज सिटिंग में मैंने पढ़ ली स्क्रिप्ट भाई, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ता है। मुझे तुम अपने फादर को बताओ कि फादर उसके ये करेक्टर ईमानदार है, तो मुझे सीखना पड़ा ही नहीं, कुछ अलग से डायलेक्ट बोलना ही नहीं पड़ा। मैं उसकी आत्मा में पता नहीं कैसे मैं वहाँ पे जाके मैंने अंदर जज्ब कर लिया और अपने आप निकलता चला गया। मैंने जो इमेजिन किया उनको देखा भी नहीं था, और मैंने वही उनकी सारी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वो उनके सुर और उनकी स्पीड जब मैं करने लगा, बोला ऐसे ही तो करते हैं मेरे पापा, गुस्सा भी ऐसे ही होते हैं। अच्छा। हमने क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ, जब अम्मा पे गुस्सा होते तो ऐसे ही होते हैं, वो चिड़पिड़ पिड़पिड़ करते हैं। तो सारे सुर लगते चले गए। जब वो तिल मिलाते तो ऐसे ही तिल मिलाते हैं, कभी वो बवाली, वो एरोगेंस नहीं दिखता है। वो आधा कष्ट अपने को देते हैं, आधा माँ को देते हैं, ऐसा वाले गुस्सा होते हैं। बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। तो मुझे भी नहीं पता भाई कैसे मैंने वो कर लिया, क्या कर लिया। तो ये डिपेंड, अब देखो यहाँ पे इस तरह से तैयारी करी, ये होता चला गया। तो मतलब चाहत मेरी यही रहती कि भाई सुर सही लगे। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की बहुत हेल्प की हो और वो हमेशा चीटर निकले आपके साथ? नहीं, चीटर ऐसा बहुत हेल्प की, चीटर तो नहीं निकले, लेकिन हाँ ऐसे लोग हैं, स्वार्थी निकले कह सकते हैं। हाँ ऐसे बहुत मिलते रहते हैं, और ऐसे रिश्ते कायम भी हैं मेरे कई। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक आदमी में 10 पॉइंट्स अगर गिनाएं उनके नेचर की, तो उसमें 7 खूबियां हैं और कुछ उनकी कमियां हैं, बल्कि बुराइयां हैं। तो मैं उनको नज़रअंदाज करता हूँ, उनसे रिश्ता कायम रखता हूँ, क्योंकि मालूम है उसका नेचर है ऐसा। कुछ ऐसे हैं जो है तो क्या करेगा, कुछ और जो बहुत ही निगेटिव, उनसे तो दूर ही रहता हूँ। पता लग जाता है, अरे भाई ये तो आपका आज बिगाड़ देंगे। कुछ ने बिगाड़ा भी है, लेकिन फिर भी संबंध आपको लेके चलना पड़ता है, ये क्या करेगा। लेकिन हाँ, आप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आपका अस्तित्व बिगड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जब लगे कि इन्हें, तो उनको तो हटा ही देना चाहिए। नेगेटिव लोग को तो एकदम ऐसा भी नहीं कि और सबसे पहले अपने को ये चेक करना है क्या मैं सही हूँ, क्या सही जज कर रहा हूँ सामने वाले को। लेकिन जिनको आप अच्छे से जानते हैं कि ये चीटर है, दुखी हो जाते हैं। जो आपको नहीं जानता, वो कम समय में चीट करके चला गया, या आप गलत आदमी निकला, तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपके बहुत ख़ास होते हैं, उनकी कोई चीज़ ज़्यादा दुखी करती है। कभी ऐसा भी होगा यंग लड़कों के साथ काम करने का मौका मिलता है आपको, और आप तो बहुत एक्सपीरियंस है चीज़ों के लिए, तो आपका वो डायरेक्टर है, आप एक्टर हो, तो आपका विजन दोनों का मैच कैसे करता है? कभी नहीं भी करता है, कभी हमें मालूम ही है गलत है। डायरेक्टर जैसे नया सीरियल में बहुत आते थे, रोज़ बदलते थे, तो होता था। पहले तो मैं बोलता नहीं था, बाद में जब वो एकदम ग्रामर के अगेंस्ट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, अपनी स्क्रिप्ट के ही अपोजिट अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उनको बोलना पड़ता था, भाई आप गलत हो। बहस वहस होती थी। अच्छा। हाँ, डायरेक्टरों से भी बहस मैं नहीं करूँगा। हमने आप जहाँ अपने ही सीरियल को क्यों बिगाड़ रहे हो? तो कई जगह गलत डायरेक्टर, ट्रॉली क्रेन ही डायरेक्टर थोड़ी ना होता है। करेक्ट। लेफ्ट लुक, राइट लुक आ गया, ट्रॉली आ गई, अब क्रेन आ गई, आप फैमिली सीन चल रहा है, इमोशनल सीन चल रहा है, ऐसे थोड़ी करोगे आप, है ना। मुंह से बोलते थे, पता तुम्हें? अभी जूम मुंह से बोला ना, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? ये स्कूलिंग आ गई थी, ये आ गया था। अच्छा। हाँ, वैसे हो गए 6-7 साल हो गए, मैं तब नहीं सीरियल में नहीं हूँ, लेकिन बीच में बहुत बिगड़ गया था माहौल। एक रियल लाइफ आप में और एक कैरेक्टर में कितना फ़र्क होता है हमेशा? मेरे, हाँ, जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर में जाऊंगा मैं, वही फ़र्क। क्या कभी आप इतना डूब जाते हो कि उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपके अंदर आ जाता है? आ जाता है।
मैं इस बताया सीरियल में भाग विधाता में आ गया था, उसमें ये इतना आ गया था, इतना ज़्यादा वो हो गया था, क्योंकि मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था वो। मैं कॉमेडी विलन सब कर चुका था, मैंने इतना सीरियस रोल नहीं किया था, मतलब ऐसा। और जिसने वाही चैनल की टीआरपी सब बहुत हो गई थी, जब जहाँ टीआरपी गिरने लगती थी मुझे कोई कष्ट दे देते थे। अच्छा। मुझे कुछ कर दिया, कुछ नहीं तो लखवा ही मार गया। उसके बाद गिरा दिया छत से, गलत रिश्वत में फंसवा दिया। हाँ। बस खर्च टीआरपी ऊपर आती थी, उनको ये पता लग गया था ये इनको कुछ गड़बड़ कर दो, तभी पब्लिक इमोशनली जुड़ जाती थी मुझसे कि इनका कुछ अच्छा हो तो मेरे घर में अच्छा हो। सीरियल जिन परिवारों की वजह से हिट होता है वो वही परिवार होते हैं। आप सही मायने में एक कलाकार किसे मानते हो? सही मायने में एक कलाकार वो है जो किसी भी मूड में दर्शक हो और उसको अपने मूड की तरफ खींच लाए, वो सही कलाकार है। और जो आपके काम को जो भी सीन, जो भी कॉमेडी है तो हंसे, अगर आप रो रहे हैं तो रुला दो, अगर वैसा है तो उस मूड में ले आओ और बहा दो उसको। दर्शक को, अब ये थोड़ी किताबी बातें हैं लेकिन ये फिर भी सूखी लकड़ी की तरह कहा गया है, गीली लकड़ी नहीं। अब जल पड़े, बस वो सूखी लकड़ी हो और जल पड़े, और गीली भी हो तो सूखी हो जाए और आपके साथ जल पड़े, है ना। तो ऐसा हो, यही कलाकार है। और क्या है जो 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 बस देखो, जो कलाकार जो है, जो एक्टिंग कर रहा है, ये परफॉर्मिंग एरिया है, पर्दा, ये स्टेज है, ये ऑडियंस है, ठीक है। सबका अपना ग्राफ है। आप बिना ऑडियंस के कलाकार को कैसे जोड़ सकते हो? बिना दर्शक तो कलाकार अधूरा है ना। जो हम एक्टर की बात कर रहे हैं, करेक्ट, तो वो अधूरा है। अब दर्शक के बगैर एक्टर कैसा, बताओ? चाहे वो सिनेमा का दर्शक हो, तो दर्शक का भी ग्राफ होता है। दर्शक का ग्राफ क्या है? ये है, ये पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न खा रहा, फिल्म शुरू हुई, ये बातें होती चल रही है ना। और फिल्म का सीन, फिल्म अच्छी है बुरी है, ये उसके ग्राफ से पता लग जाएगा। दर्शक के, सिर्फ दर्शक को शूट कर रहे हो, फिल्म दिखाओ ही नहीं, पिक्चर हॉल में बैठा आप दिखा दो, आप समझ जाओगे कि फिल्म अच्छी है बुरी है। कैसे? क्योंकि पॉपकॉर्न साइड में रह जाए, वो ये जाए, ये जाए, कुछ फुसुर फुसुर को सिर्फ दर्शक के सीन से आप ये बता सकते हो कि कितना इन्वॉल्वमेंट है सबकी। आपने मुझे एक नीम करौली बाबा का किस्सा सुनाया था, ज़्यादा मुझे वापस बताओ। वो बहुत इंटरेस्टिंग था वो। अरे यार, एक बार आप छत से गिर गए थे। मैं और मेरा भाई प्रफुल्ल, जो अभी नहीं है, कोविड में चला गया, बहुत छोटा था वो मुझसे, मैं बड़ा था, करीब 6-7 साल उससे बड़ा था। तो हमारे चाचा जी के घर पे गया था, उनकी छत खुली हुई थी, नीचे आंगन था। तो मुझे कुछ याद नहीं है, लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो हमारी सिस्टर वगैरह थी कि उसको बचाने के लिए तुम गए थे तो तुम भी गिर गए। वो फर्स्ट एंड हाफ या सेकंड फ्लोर कंप्लीट थी या ऐसे कुछ था, तो गिर गया, उसके तो फट उठ गया यहाँ पे, तो उसको हॉस्पिटल में, लखनऊ की बात है, तो उसको तो हो गया, टाँके वाँके लग गए। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनको तो जाना पड़ेगा बड़े हॉस्पिटल में। एम्बुलेंस में चला गया। 10 दिन बाद, अच्छा मुझे इतना याद है, मुझे क्या हुआ क्या था आज भी नहीं याद है कि क्या हुआ था, मैं कैसे गिरा। मुझे एक सपना देखता था मैं बचपन से, बहुत छोटे से एक सपना देखता था, अक्सर देखता था कि मैं रेलवे ब्रिज से गिर रहा हूँ। जो गिरने की फीलिंग होती है, बोला झूला होता है ना नीचे जो आता है,
वो नीचे आने की जो फीलिंग होती ना, ब्रिज से गिरने की, वो सपना मेरा रिपीट होता रहता था। तो मुझे लगा मैं सो रहा हूँ, वो सपना देख रहा हूँ। मुझे ब्लीडिंग हुई नहीं, मुझे ये ऐसा कुछ हो गया था बड़ा से, बताते सब लोग स्वेलिंग आ गई थी ग्रीन। तो वो ट्रीटमेंट चला। मेरी नानी उस वक्त ज़िंदा थी, तो वो लखनऊ में नीम करौली बाबा आए हुए थे, तो उन्हीं के हाथ से स्थापित किया हुआ मंदिर है। उसका भी किस्सा है। ब्रिज नहीं बन रहा था तो मिनिस्टरों ने कहा कि बोले मंदिर बनाओ, तो मंदिर बना तो ब्रिज बना, खड़ा होता तो गिर जाता था। ये कहानी थी। मंकी ब्रिज स्टेडियम के बगल वाला। खैर, तो वो नीचे नदी के किनारे उनकी कुटिया थी, वो आते, ऊपर मंदिर वो बन चुका था। नानी गई मेरी जान की भीख मांगने के लिए, तो वो उन किसी ने कहा नीचे आए हुए हैं, गए, वो दूर से ही समझ गए उन्होंने, ऊपर जाओ, इसलिए आई हो ना, वो ठीक, जाओ, ऐसा कुछ कर दिया। ये ऊपर आई, इन्होंने माथा टेका, जो भी मानता मानी होगी। इधर बाद में पता लगा कि इधर नानी निकली है मंदिर से, उधर मेरे होश आया और मैं राम राम कह रहा था। तो फिर जब मैं ठीक ठाक हो गया, तब नानी मुझे लेके आई, 2-2 रुपए की गड्डी लेके, सारे जो बैठते हैं सबको उन्होंने यही माना होगा कि मेरे हाथ से सबको बटा। मुझे ये याद है, छोटा था। नीम करौली बाबा का तो अभी रिसेंटली भी 2 साल 3 साल पहले ही भी, शरद सक्सेना जी एक्टर है ना। हाँ जी। रात में शूटिंग गोलू की क्या शादी मुबारक ऐसा कुछ फिल्म कर रहे थे हम। हाँ। रात में 3 बजे पैकअप हुआ, ठंड में। पैकअप जैसे हुआ, प्रोडक्शन होने का गाड़ी, ड्राइवर आया, गाड़ी में बैठे। शरद जी ने कहा हम लोग एक ही गाड़ी में चलते हैं होटल तक, हाईवे मथुरा पे होटल। तो बैठ गए। अब हाईवे है लेकिन पतली है, वो ना परिक्रमा मार्ग है, उस पर उनका समाधि स्थल है नीम करौली बाबा का। मैं अक्सर रोज़ ही चला जाता था। मैं क्रॉस कर रहा था, गाड़ी क्रॉस कर रही थी, दिन देखा कि मेरी गाड़ी जो सेंटर पे आ रही है, यूँ आ रही है, और सामने से ट्रक आ रही है। मैंने ये तो जाएगा। अब मैं जब तक बोलूँ ड्राइवर को, तब तक गाड़ी अपने आप ड्राइवर ने यूँ ले ली, और झिक करके ट्रक निकली। जब तक मैं बोलूँ साइड लगाओ, सो रहे हो, क्या कर रहे हो, तब तक दूसरी ट्रक आ गई, और दूसरी ट्रक आई, तब तक ये गाड़ी फिर बीच में आ गई। अब ये कोई चारा नहीं, ट्रक पूरी उड़ा देगी मेरी गाड़ी को। फिर गाड़ी हल्की सी यूँ हुई, खड़ 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 करके पूरी गाड़ी मेरी ऐसे हो गई थी। लेकिन ना मुझे कुछ हुआ, ना ड्राइवर को कुछ हुआ, ना शरद जी को कुछ हुआ। मैं ड्राइवर के बगल में बैठा था। शरद जी के मुँह से क्या निकला कि मेरे बच्चों को मेरी डेड बॉडी कैसे लेने आते, एक्सट्रीम बोल दिया। इतना वो शॉक्ड हो गए थे। मैं रिलैक्स था। उसे ठीक पहले वाली गली समाधि स्थल की थी। तो मेरा तो बिलीव है। उम्र के साथ बिलीव कैसे स्ट्रांग होता चला जाता है? नहीं, बहुतों का तो बिगड़ भी जाता है बिलीव। कुछ लोग अपने को खुदा समझने लगते हैं, लेकिन उम्र के साथ अपनी अपनी समझ है। सरल होना बहुत ज़रूरी है, और इस सरलता का इस कला में भी बहुत ज़रूरत है। सबसे टफेस्ट जॉब क्या है पता है? सबको पता है, किताबों में भी लिखा होता है। जो आसान चीज़ है ना, वही सबसे कठिन होती है। सरलीकरण का सिद्धांत सबसे मुश्किल सिद्धांत है। बिल्कुल। कठिन चीज़ों को कठिन बना के पेश करना, टीचर क्यों अच्छा बुरा होता है? ये टीचर कितने आसान, कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं अपना। टीचर क्या देता है बताओ? प्रोफेसर लेक्चरर क्या देता है? 20 किताबें पढ़ ली, नॉलेजेबल आदमी है क्योंकि याददाश्त अच्छी है उसकी, किताब की चीज़ आपको बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है आपको। भाई आप खुद पढ़ लो, क्या दिक्कत है? टीचर वही है जो उस चीज़ों को इतनी
सरलता से आपको बताया कि अरे यार इकोनॉमिक्स तो बड़ी कठिन चीज़ थी यार, फिजिक्स तो बड़ी कठिन है, ऐसे समझा दिया ये फॉर्मूला, तो आज तक रटा हुआ मुझे। वहाँ क्रिएटिविटी आती है टीचर की। इसीलिए तो क्रिएटिव वर्ल्ड जो है ना, कोई कहता है नहीं पढ़ाई में सबसे ज़्यादा होता है। हर सब्जेक्ट में क्रिएटिविटी चाहिए, क्रिएटिविटी हर प्रोफेशन में चाहिए कि इसमें क्या क्रिएटिव कर रहा है ये। तो कहते हैं ना साइंस के साथ भी आर्ट जरूरी है, और आर्ट के साथ भी साइंस जरूरी है। जो दोनों को चीज़ों को तारतम्य बना लेना, वो सक्सेसफुल है। गलत कर रहा हूं, पैसे वापस। मेरा तो बस ये आपको दिल्ली से लेके ये पूछना था कि दिल्ली ने आपको ऐसा क्या दिया जो बॉम्बे ने नहीं दिया? हाँ, ये बहुत बॉम्बे में नहीं दिया तो नहीं कहूँगा। आज मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ बॉम्बे मुंबई की वजह से बैठा हूँ कि तुम मुझे जानते हो, 4 जगह देखा हुआ है, इसलिए तुम्हें हमसे मिलना चाहा। मेरे काम को घर घर पहुँचाने वाला मुंबई है, और घर घर पहुँचाने के लिए मुंबई तक पहुँचाने वाला दिल्ली है। ब्यूटीफुल, हाँ जी, खूबसूरत। दिल्ली ने हमको जितना भी सही मुझे ज्ञान दिया है, मुझे सद्बुद्धि दी है। लखनऊ ने मुझे सद्बुद्धि दी, उससे ज़्यादा दिल्ली ने दिया। अपने डिप्लोमा को, अपने ड्रामेटिक्स की ट्रेनिंग को, इम्प्लीमेंटेशन का मौका दिया, जिसको मैं संघर्ष नहीं बोलूँगा। कुछ जो अभी नए नए बच्चे जो आते हैं मार्केट में, वो बॉम्बे जाते हैं, बहुत उम्मीदों के साथ बॉम्बे जाते हैं, उनके लिए अभी क्या राय है भाई, ये सब करके आना तभी आना? नहीं, अभी ना हर साल मेरी राय बदलती है। जिस तरह से ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल आने से, चीज़ें आने से आपके करीब हो गए आपके आंसर्स। पहले हम कुछ जानने के लिए पलक कितनी बार झपकता है इंसान 24 घंटे में, टेल मी वाई पढ़ा करते थे। उसके पैसे नहीं होते थे खरीदने के लिए। पुराना एडिशन में पता लगा है कि नहीं है, तो लाइब्रेरी जाके हम देखते थे। अभी 2 मिनट में गूगल कर लो, तो आपके आंसर्स जो हैं, तब हिचकिचाहट क्वेश्चन करने की बहुत होती थी, किसी से शर्म ही नहीं है ना। पता लगा आपने पेरेंट से पूछा, हाँ होता है, बताएंगे तुम्हें। पेरेंट की अकल रखी, बताएंगे। धीमे से करे, तो हम ज़्यादा काबिल हो रहा है, तो कुछ मतलब ही नहीं है। गूगल किया, देख लिया धीमे से। मकसद कोई भी हो, आपने गूगल से जो अर्जित किया, मकसद आपका ये कि हम 10 जगह बताएं, अच्छी बात है ना। ज्ञान तो अर्जन किया, इंफॉर्मेशन तो ले ली। तो इन सब को देखते हुए हमारा भी जो कहना यही होगा कि सब समझदारी रख रहे हो। आज की लड़कों की जीवन की समझ, अवेयरनेस, और क्या बोलते हो, आईक्यू लेवल, वो अच्छा है। हमारा नहीं था। हमारे धीमे धीमे आया। तो अभी, लेकिन हाँ, जो आईक्यू लेवल है उसको मार्गदर्शन की जरूरत है। उसको सही मार्ग पे लाओ, शॉर्टकट पे ना लाओ। कुछ भी कर लोगे, वही कहूँगा, अपनी दुकान में सामान अच्छा रखोगे तो बिकेगा, वक्त लगेगा, बिकेगा जरूर, लेकिन लोग दूसरी दुकान छोड़ के तुम्हारे पास आएंगे अगर उन्हें उनकी ज़रूरत है। और कभी ऐसा जीवन में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छे सामान की ज़रूरत ना हो, कि लोगों को कहते पाया गया हो किसी मोहल्ले में भी कि आई लाइक ना बुरा सामान, यू नो। मुझे बुरा सामान बहुत अच्छा लगता है, जो तुरंत खरीदो तुरंत टूट जाए। ऐसा तो कभी नहीं होता। ऐसा तो कभी हुआ है क्या? ठीक है, तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा, प्रार्थना है कि आप जिसको भी मानते हैं कि हमको सद्बुद्धि दो, कि सही मार्ग पे चलाओ। यही है, और कुछ नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है जिंदगी में? बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जो मैं बड़े अंदर की बात बताऊंगा। मेरे इतना शेयर नहीं करता हूँ कि तुमसे करूँगा। जितना % तुम्हारा टैलेंट है,
उतना ही कॉन्फिडेंस रखना। उम्दा। जो मेरी गलती हमेशा हुई है, मैं उससे कम रखता था, क्योंकि ज़्यादा रखोगे तो एक वर्ड बड़ा फेमस है, ओवर कॉन्फिडेंस, निगेटिव है वो तो। लेकिन कम रखना उससे ज़्यादा निगेटिव है, आपके लिए, हमारे लिए, खुद की सक्सेस के लिए। इतना ज़्यादा अपने आप को नाप तोलोगे हर समय ना, वो भी गलत है। वो आपके कॉन्फिडेंस को आपके सामान की क्वालिटी से नीचे ले जाएगा। जब आप अपने को खुद रिजेक्ट करोगे तो दूसरे वाला तो करेगा ही। आजकल तो उल्टा जमाना है, हाउ यू पास, लाउड, ये सब करके ना ऐसे ही लोगों को, आधे लोगों को डरा देते हैं। हो जा 2 मिनट में हो जाए, अभी ला। ये क्या है? सामने वाले को विश्वास में हो जाएगा बॉस, आप डरो नहीं, मैं करके दूंगा। चाहे कर ना पाए, सामान पहुंच जाएगा। अरे बड़ा मुश्किल है, वो अमेरिका से कैसे आ जाएगा, मैं हूं ना। अब ये आदमी खुश, उस दिन सो लिया अच्छे से, उसके बाद 3 दिन निकल गए, सामान नहीं आया, फिर जग रहा है। कॉन्फिडेंस जरूरी है। कॉन्फिडेंस उस समय जरूरी, जिस समय जरूरत है उस समय चाहिए आप। और कॉन्फिडेंस, आधा कॉन्फिडेंस ईमानदार लोगों के लिए, खुद ऐसा, जो लोग मुगालते में विश्वास करने लगते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सही को सही, गलत को गलत समझना जानते हैं, कहना नहीं, समझना जानते हैं, तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि मेरा इस समय, मेरे अंदर का किसी भी फील्ड में मैं हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बॉस ने हमें बुलाया, मैं कमीन सर में ज़्यादा गर्दन झुकाऊँ, कम झुकाऊँ, कितनी झुकाऊँ, ज़रूरत है कि नहीं है, है ना। आपकी बॉडी लाइन ही बता देती है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आपकी बॉडी लाइन सामने वाला पढ़ लेता है तो वो शायद आपको काम मिल रहा हो तो नहीं देगा। जैसे मेरा भाई था, वो बात करने में अच्छा नहीं था, कन्वर्सेशन जो है नहीं कर पाता था, आपको कन्विंस नहीं कर पाएगा, उसका ये चीज़ वीक थी। लेकिन जिस समय बैठ जाता था एडिटिंग पे, कमाल करके दे देता था। तो उसके अंदर कमी क्या थी? ये थी। और जो आजकल जिसकी जरूरत है, आपको बातों से कन्विंस कर, माल बेचना आना चाहिए। जैसे मुझे नहीं आया कभी। इसी में एक और सवाल है हाँ। कि पेशेंस कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पेशेंस इसलिए जरूरी नहीं है कि आपने, सामने वाला गुस्सा दिला रहा है, आप गुस्सा हो गए तो रिलेशन बिगड़ जाए। नहीं, पेशेंस इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना संतुलन अंदर से ना खोएं। आज की प्रैक्टिस नहीं है वो, आने वाले जीवन की समय की प्रैक्टिस है वो, जो आपको इसी वक्त शुरू करनी है। अगर नहीं की है तो आपको कूल रहना है। और ये कोई योग, कोई मेडिटेशन कोई नहीं सिखाता है। मेडिटेशन आप हर वक्त कर रहे होते हैं बेसिकली। कभी कभी बैठ के किया जाता है, कभी कभी होता रहता है। कुछ लोग कहते हैं मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर नहीं आया, उनके लिए क्या है पेशेंस? कैसे? वही है, फिर से वही बात है, विश्वास की बात है। जल्दी से दुखी हो गए, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ट्रैफिक कितना है यार, मुझे पहुंचना है। अरे कुछ मुहूर्त वो भी निकालता है भाई। बिल्कुल, है ना। बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, एक इस मलाड में हुआ, यहाँ हुआ, भाईंदर में हुआ। मेरे दोस्त की वाइफ थी, वो चर्च गेट के पास में कहीं पे काम करती थी, जॉब करती थी। वहाँ क्या लोकल ट्रेन में डेली पैसेंजर जो होते हैं दोस्त हो जाते हैं, लेडीज़ कंपार्टमेंट में। हाँ आंटी, हाँ मौसी, आ गई, जल्दी जल्दी, खींच लिया उसको, अंदर आ गई। अंदर आई, आते ही उसने कहा अरे निकलने दो निकलने दो, निकल कूदी बाहर और ट्रेन चल दी। कूदी क्यों? मोबाइल भूल गई थी ऑफिस में। ऑफिस गई,
सब हंस रहे हैं कि मालूम था तुम जल्दी जा रही हो, तुम लौट क्या होगी, अगर तुम्हें याद आएगा मोबाइल तुम्हारा यहीं रखा है। हाँ अब आ गई तो चाय पी लो। ऑफिस वालों को 7 बजे निकलना होता था, जल्दी निकल गई थी। वहीं बैठे बैठे चाय पीते पीते न्यूज़ आ गई कि वो पूरा मौसी चाची आंटी सब ब्लास्ट में चली गई। अब उसने उस समय मोबाइल छोड़ के आए, गुस्सा करी किस पे, किसी पे भी की गुस्सा क्यों करी, कुछ प्लान हुआ। उसका प्लान है ना। अगर आप कहें नहीं हमें सब पता होता है, अपने हाथ हैं, अपनी मेहनत है, अरे तो ठीक है भाई, है तो है, बता देना अभी कल जाने वाले हो कि बचोगे, बता दो। ऐसा नहीं होता है यार। तो फिर से मेरी सारी बातचीत से तुम्हें यही लगा होगा कि आप बिलीव उस पे करो जो सच है। जिसको आप सच साबित करते रह जाओ उस पे बिलीव क्या करना। सच सच है, आज आज है, कल कल है, बीता हुआ कल था, आने वाला कल है जो आपको पता नहीं है। आप इसी सच पे बिलीव करो ना भाई। ब्यूटीफुल। ये चीजें हैं। रिलेशनशिप मेरे को ये पूछना था कि आज के डेट में लोग बोलते हैं प्यार प्यार, ये जो है आपके लिए क्या है प्यार का असली मतलब, कि रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए? किससे? किसी से भी हो, रिलेशन तो किससे भी होती है। आदमी आज किसी से बहुत प्यार करता है, कल वो चला जाता है। तो मैं कहता हूँ रिलेशनशिप के मायने क्या होते हैं, क्या होता है? ईमानदारी, ईमानदारी, कंट्रोल, पेशेंस। हर जगह जिस तरह से मौसम होता ना, गर्मी बहुत हो रही है, किसी समय गर्मी आपको नहीं लग रही है, आपके फादर को, आपकी मदर को, आपकी वाइफ को ज़्यादा गर्मी लग रही है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अरे कैसी बात करी, मुझे लगी नहीं रही, मुझे पसीना नहीं आ रहा। तो सबका बॉडी अलग तरह से रिएक्ट कर रही है ना, मौसम अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। कभी कभी एक तरह के लोग होते हैं, हाँ यार गर्मी हमें भी लग रही है, गर्मी हमें भी लग, कोई कह रहा नहीं यार तुम्हें गर्मी लग रही है, मुझे तो नहीं लग रही। ये सारी चीजें जो है ना, कुछ उसी में इरिटेट हुए जा रहे हैं, कुछ उसी में कूल हैं, शांत हैं। तो मेरी जो रिलेशनशिप के यहाँ से शुरू होती है, पेशेंस से, बिलीव से, ईमानदारी से। हर किसी को समझ के, हर किसी को समझो, जल्दबाजी मत करो बोलने में, बोलने से पहले सोचने में, समझने में। अरे नहीं बोला लेकिन अंदर बोल लिया। इसी से मुझे आपकी एक बात और याद आई। आपने मुझे बोला था कभी भी ना कोई आधी बात सुन के उस पर रिएक्ट मत करो। हाँ सुन तो लो, सही बात है। हाँ मालूम है ये क्या कहने जा रहा है। कभी कभी आधी बातचीत हमारी ऐसी होती है, हम सभी की आदत होती है, कभी कभी सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए ना, किसी ने कोई बात छोड़ी, अब कुछ बोलने लग गया। टॉपिक कैसे हम अपने वाले टॉपिक को इससे कैसे लिंक करके अपनी बात सुना दो कि मैं काबिल हूँ, है ना। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, बहुत होते हैं। हाँ हमें से सभी कभी कभी ये हरकत करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था, मैंने कभी अगर आप मतलब आप पहले ही बोल रहे थे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो पूरी बात सुने बगैर, और वो सुने बगैर हाँ शुरू हो जाता है। शुरू हो जाते हैं। समझ तो लो भाई, प्री ऑक्युपाइड हो जाते हैं। मतलब मेरा वही मतलब है कि भाई इतनी जल्दी नहीं समझो किसी को भाई। कहते ना ये पाप है, ये सोचना अच्छा नहीं है, ये बुरा है। मैं तो इन बातों को भी बुरा और अच्छा मानता हूँ ना। किसी को यार समझ तो लो, कि किसी को गलत सोच लेना भी गलत है यार। पता लगा वो भी एक खराब स्वभाव है। अपने स्वभाव को भी ठीक करते रहना चाहिए कि भाई हम मेरे अंदर की कमी है भाई। हम कल गुस्से में उसको ये बोल गए। कुछ लोग तो ये भी नहीं सोचते कि कल हम ऐसा बोल गए, रीचेक भी नहीं करते अपने आप को। मैं ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता है जो मुझे आज तक लोग गलत समझते हैं। गलत मतलब क्या समझते हैं? काम कहाँ, कुछ भी बना रखा है वो समझते हैं। और हमने भी जिसको एक दिन के लिए समझा, हमने अपने आप से सॉरी बोला, भाई गलती हो गई। हमने इसको गलती जल्दी समझ लिया, गलत समझ लिया, बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया कि ये आदमी गलत है। ऐसा है नहीं।
वही वाली है ना, किसी को गर्मी लग रही है, हम उसी में ऐसे कैसे लग रही है गर्मी तुम्हें, अरे क्यों उस पे क्यों हावी, उसकी शारीरिक संरचना ऐसी है, उसके अंदर हालात कुछ ऐसा हो रहा होगा कुछ, तो आप ऐसा कैसे मान लें कि मेरी तरह हो जाए। जो प्यार होता है ना, क्योंकि तो प्यार रिलेशनशिप है, हम ज़्यादा से झगड़े साथ में रहने वालों से क्यों होते हैं, जो दूर रहते हैं उनसे झगड़े क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम करीब रहने लगते हैं, रूम पार्टनर्स हो जाते हैं, तो हम दूसरों की वीक पॉइंट्स दिखाई पड़ने लग जाते हैं ना, अरे यार ये देर तक सोता है मुझे पसंद नहीं है, घर में अच्छा माहौल नहीं है, उठ जाओ जल्दी से, वो कहता नहीं मैं तो सोना अच्छा लगता है, 10 बजे उठूंगा, कहते हैं सुबह जिम जाना है, आप इसी से इरिटेट हो गए जबकि आप सही हो, वो गलत है, लेकिन वो कह रहा तुम गलत हो। तो यहीं से छोटी बातों से बिगड़ने लगी, लेकिन ये छोटी बात है, लेकिन दूसरी सारी चीजों पे वो खरा उतर रहा है, आपका फ्रेंड है, करेक्ट। तो आप जो है जहां पे उसकी कोई बुराई कर रहा है, आप उसके लिए लड़ जाओगे, नहीं वो मेरे, ठीक है वो देर से उठना उसकी गलत बात है, उसको ऐसे मत कहना, बता दिए तोड़ दूंगा मुंह ये प्यार है, किसी तीसरे का मुंह तोड़ रहे हैं उसकी बात पे, ये प्यार है। किसी को आई लव यू कहना जरूरी नहीं है। ब्यूटीफुल। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, वन थिंग यू कांट लिव विदाउट। सच, सच के सिवा नहीं रह सकते। वन एडवाइस टू द व्यूअर्स। मस्त रहो। आपका सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट। मेरे किसी अच्छे काम में दूसरे को सेम चीज़ फील करा देना, मतलब मेरे काम देख के आदमी बल बल करके रो रहा है, मेरी परफॉर्मेंस देख के, ऑब्वियसली मेरे प्रोफेशन से संबंधित है, और मेरी छोटी सी मदद से अगर एक आदमी की जान बच जाए, ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट। अगर आपका ये करियर नहीं होता तो क्या करियर होता? मेरा यही होता कोई रिग्रेट जिंदगी में? हाँ है, बहुत छोटी छोटी बात है। मेरे घर में 2 लोग, मेरा बेटा पैदा हुआ था तो एक काम करने आती थी, तो बाद में मुझे एहसास हुआ इसको बहुत पैसा देना चाहिए था, मैंने कम दिया था वो आज भी है, मेरी फैंटेसीज में है वो, कि कभी दिख जाए वो अम्मा तो उनको मैं रोक के 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे दे दूँ। आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया है हमेशा चलते रहने के लिए? किस चीज़ ने मोटिवेट किया है हमेशा चलते रहने के लिए? ऑब्वियसली मेरा फोकस। आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टीचर कौन रहा है? बेस्ट टीचर तो मैं 2 अलग अलग, एक शाब्दिक अर्थ तो ये है कि मेरा प्रोफेशन से संबंधित टीचर, मैं उनको नहीं भूलूंगा। पद्मश्री राज बिसारिया जी, जो आज भी 90 के पास होने जा रहे हैं, वो हैं। और उससे बड़ी चीज़ कि उससे पहले उनकी चीज़ों को समझने के लिए जिसने समझ दी है, मेरी माँ। अच्छा, योर फेवरेट फिलॉसफी? मस्त रहो और रहने दो। वन वर्ड टू डिस्क्राइब आर्ट अकॉर्डिंग टू यू? अब वो चक्कर यही, सवाल जवाब बहुत सारे आ जाते हैं, तो मैं जो पॉज लेता हूँ यही लेता हूँ कि कौन सा वाला तुम्हें दूँ। तो रैपिड है ना ये, रैपिड में ये सब अलाउ नहीं है ना। फिर से पूछो। वन वर्ड टू डिस्क्राइब आर्ट अकॉर्डिंग टू यू। आर्ट क्या है आपके लिए? आर्ट वो है जो सरलता से समझ में आ जाए। What makes you the happiest? सबसे खुश क्या करता है आपको?
मैं सबको खुश देखूं आसपास तो मुझे खुश लगता है। मैं अकेला खुश रह ही नहीं सकता। जब इस समय तुम सब खुश होगे तब मैं खुश होऊंगा। घर में परिवार खुश होगा तब हो गया। हम जिस भी जगह बैठे हैं वहाँ पे आसपास के लोग खुश नहीं तो मैं खुश नहीं हो सकता। इसी खुशी के साथ हम लेते हैं विराट। थैंक यू। चलो भाई, थैंक यू अंकित, थैंक यू। कैसा लगा सर आपको? बहुत बड़ा मज़ा आया, मज़ा आया? बहुत अच्छा लगा।